हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जिसकी खोज की गई थी, ये कोई आकस्मिक घटना ही मान लीजिए। इसकी खोज की गई थी कोलंबस ने। वो स्पेन से निकला था, लेकिन अचानक ही उसको वो नए द्वीप में पहुंच गया और उसको अमेरिका जैसी जगह अज्ञात निवास का मिला। लेकिन अमेरिका का जो नाम था वो अमेरिगो वेस्पुची नामक इटालियन पर पड़ा। उसने 1501 से में ब्राजील की यात्रा की थी, किंतु जब वो वापस आया, कौन, अमेरिगो वेस्पुची, तो उसने अपनी यात्राओं का इतना अधिक वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक लोकप्रिय हो गया। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम अब अमेरिका रखा गया, या लोगों ने इसे अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पहली बस्ती है उसका नाम था फ्लोरिडा। ये आपके एक जीके का क्वेश्चन है। पहली बस्ती का नाम था फ्लोरिडा और इसे किसने बसाया था? 1556 में सेंट ऑगस्टन ने ये बस्ती बसाई थी। यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग का भी निर्माण किया था। अमेरिका से आने वाले जो धनधान्य से था उससे स्पेन जो है काफी समृद्ध हो गया था। स्पेन का शत्रु था इंग्लैंड और उसे उसकी समृद्धि से जलन होने लगी। और इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उसने कहा कि अब अंग्रेजी जो समुद्री डाकुओं से उन्होंने स्पेनी जहाज को लुटवाना या लूटना उन्होंने शुरू किया। परिणाम स्वरूप स्पेन और इंग्लैंड में युद्ध हुआ और इसमें इंग्लैंड विजयी रहा। 1607 में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये फिर आपकी क्वेश्चन है, जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना अंग्रेजों की पहली बस्ती जो लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित थी। अब जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे और भी बस्तियां कायम की। अब इन उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और ये 13 उपनिवेश हो गए जो अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका बने। अब ये जो क्रांति हुई इसके क्या कारण है? क्योंकि ये जो 13 उपनिवेश थे इनमें आपस में काफी भिन्नता थी और उनमें से तो बहुत से ऐसे व्यक्ति भी थे या ऐसे लोग थे जिनको इंग्लैंड से कोई शिकायत भी नहीं थी। फिर बहुत क्या कारण रहा होगा? क्योंकि सब कुछ लोग तो इसलिए खड़े हुए थे युद्ध के लिए क्योंकि इंग्लैंड ने उपनिवेशों पर विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए थे। लेकिन इसके मूल में बहुत से अन्य कारण भी थे जो क्रांति के कारण बने। पहला हम पॉइंट उठाएंगे इसमें, उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। पहला पॉइंट हमारा है क्योंकि इंग्लैंड में जो लोग रहते थे, 13 उपनिवेश में बसने वाले लोग, उनमें इंग्लैंड के प्रति कोई प्रेम ही नहीं था। क्योंकि यहाँ जो लोग रहते थे वो धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर इंग्लैंड उपनिवेशों में आकर बसे थे। तो ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार से कोई सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा अन्य यूरोपीय देशों से भी बहुत से लोग उपनिवेशों में आकर बस गए। वे लोग भी इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में सजा देकर अपराधियों को भी बस्ती में भेज दिया जाता था, तो उनकी संतानों में भी इंग्लैंड के प्रति प्रेम नहीं था। तो ऐसे लोगों में उपनिवेशों के प्रति प्रेम का अभाव था। दूसरा हमारा पॉइंट है चारित्रिक भिन्नता। यद्यपि यह जो लोग रहते थे उसमें काफी सारी जनसंख्या अंग्रेजों की थी, परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड की अंग्रेजों से भिन्न थे क्योंकि अब जो यहाँ रहने वाले थे वे अमेरिकी बन चुके थे और उन्होंने अपनी जो सारी पूर्व धारणाएं थी, जो रीति रिवाज थे, उनको त्याग दिया था। और इस प्रवृत्ति के को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था
और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिकी लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे। उपनिवेशों के जो अधिकांश निवासी थे प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग चर्च के अनुयायी। उपनिवेशों में समानता की भावना प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्गभेद। तो ये दोनों में आपस में जो दृष्टिकोण था उनका वह भिन्न भिन्न था। तीसरा हमारा पॉइंट है उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। इंग्लैंड जो उपनिवेश में रहने वाले लोग थे उनको इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साह था, वे अधिक स्वतंत्रता प्रिय थे। उनमें जो शासन पद्धति और स्वतंत्रता का भाव था उसका अधिक इंग्लैंड के लोगों से भी अधिक प्रचार था। उनमें आगे बढ़ने की भावना थी और उनकी जो विधानसभाएं थी वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती थी और अपनी बस्तियों का जो आंतरिक मामले थे उन पर बड़ा ध्यान रखती थी। अच्छा, प्रारंभ में तो इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने भी उन्हें स्वेच्छा से शासन करने की अनुमति दे दी थी, परंतु अब वो क्या चाहती थी, इनको अपने अनुरूप ढालना। तो अब क्या बहुत देर हो चुकी थी। चौथा हमारा पॉइंट है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे। पहला था गवर्नर, दूसरा उसकी कार्यकारिणी और तीसरा विधायक सदन या असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत आती थी और वे विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों के हाथ में था। तो ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना कठिन था। एक और कारण भी था कि शासन जो चलाते थे उनके जो वेतन का अधिकार था उसका अधिकार था विधायक सदनों के पास। अब वे कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार उनके वेतन में कमी कर देते थे या उसकी मांग को अस्वीकृत कर देते थे। उपनिवेशों के विधायक सदनों का ये जो रवैया था इंग्लैंड की सरकार को बड़ा बुरा लगता था। तो स्पष्ट है कि गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था परंतु अधिकार सीमित थे और दूसरी तरफ विधायक सदनों को अधिकार तो प्राप्त थे परंतु उनमें उत्तरदायित्व का अभाव था। तो इस प्रकार जो शासक और शासित थे वह दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट थे। पांचवा हमारा पॉइंट है उपनिवेशों की उपयोगिता, एक भ्रांत धारणा। जब ये उपनिवेश स्थापित किए ना तो लोगों का ये मानना हो गया, इंग्लैंड के लोगों का या उसकी सरकार या आम जनता का, कि जो बसाए गए थे उपनिवेश वो सिर्फ इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना चाहते थे और वे इस आधार पर उनका आर्थिक शोषण करना चाहते थे। तो इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार बौद्धिक और सामाजिक परंपराओं में उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन है उसी प्रकार उन्हें आर्थिक स्थिति में भी उनको अपना अधीन मानना चाहिए और उपनिवेश इस प्रकार की विचारों के समर्थक नहीं थे। वे अपने व्यवसाय और उद्योग का स्वयं ही विचार प्रसार करना चाहते थे और इंग्लैंड के हितों की उनमें कोई रुचि नहीं थी। तो ये उनकी आपस की संग्राम का या आपस की लड़ाई का कारण भी बना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सप्तवर्षीय प्रभाव। 6 पॉइंट हमारा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इसके भी बहुत दूरगामी परिणाम निकले। इसमें अब तक तो अमेरिका के जो उपनिवेश थे इंग्लैंड के साथ इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसी से हमेशा आक्रमण का भय रहता था और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। परंतु जब ये युद्ध का अंत हो गया तो इसके साथ ही फ्रांसीसी के आक्रमण की संभावना या उसका भय भी खत्म हो गया। इसीलिए अब अंग्रेज बस्तियों ने अनुभव किया कि अब इंग्लैंड के साथ रहने में उन्हें कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो उनके रुख में परिवर्तन आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करना शुरू कर दिया। 7th हमारा पॉइंट है नवविजित क्षेत्र की समस्या। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद उत्तरी अमेरिका का जो भाग है इंग्लैंड के अधिकार में आ गया और इस क्षेत्र में जो कैथोलिक फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियंस बसे हुए थे और इसलिए इंग्लैंड के सामने एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता आ गई जिससे कि उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सके। अब उत्तरी अमेरिका के जो रेड इंडियन थे उनको अंग्रेजों से घृणा थी, वे फ्रांसीसियों को पसंद करते थे।
दूसरी तरफ उपनिवेशी इस विशाल विजित क्षेत्र में अपनी तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण लाभ उठाना चाहते थे। तो इस प्रकार इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के स्वार्थ से संघर्ष हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नई आर्थिक नीति। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो इंग्लैंड ये मानता था कि ये सप्तवर्षीय युद्ध उपनिवेशों को बचाने के लिए किया गया है, और उपनिवेशों को बचाना के लिए किया गया है, या ये माने कि उसका ये मानना था कि उपनिवेशों को बचाने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, अब ये इसकी पूर्ति कौन करेगा? उपनिवेश। और इसके लिए उन्होंने बहुत से कर लगाने चालू कर दिए, या बहुत से कर लगा लिए, जैसे शुगर एक्ट है, करेंसी एक्ट है, स्टाम्प एक्ट है और नए कानून। तो पहला पॉइंट हम उठाएंगे इसमें शुगर एक्ट। शुगर एक्ट था जिसका ध्येय था व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय बढ़ाना। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को भी आदेश दिया गया कि वे दृढ़ता से कार्य करें। अमेरिकी समुद्र में स्थित ब्रिटिश युद्धपोतों से कहा गया कि वे तस्कर व्यापारियों को पकड़ ले और शाही अधिकारियों को रिट्स ऑफ असिस्टेंट द्वारा संदिग्ध स्थानों पर तलाशी लेने का भी अधिकार दिया गया। तो उपनिवेशों के लिए ये नियम असंतोषजनक था, क्योंकि इससे उनके आर्थिक हितों पर नुकसान हो रहा था। दूसरा, करेंसी एक्ट। इंग्लैंड की संसद ने एक करेंसी एक्ट पास किया। इसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वैध नहीं मानी जाती थी। मतलब हुआ यह था कि बहुत से जो उपनिवेशी थे, अब वो नगद नोट के स्थान पर कागज के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे। इससे इंग्लैंड के आर्थिक हितों को हानि पहुंचती थी। इन कानूनों के उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ा, क्योंकि उनके पास नगद रुपयों की कमी हो गई थी। उनके लिए ये कानून अपमानजनक और आपत्तिजनक था। तीसरा था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के द्वारा समाचार पत्रों की कड़ी आलोचना करने वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों, कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट मतलब स्टाम्प लगाना आवश्यक हो गया। इस कानून ने क्या करा? उपनिवेशों में जो पहले से चला आ रहा था असंतोष, उसे संगठित रूप दे दिया। इसी तरह से नए कानून पारित किए गए। इंग्लैंड का जो वित्त मंत्री था चार्ल्स टाउनशेंड, उसने कुछ नए कानून बनाए जो उपनिवेशों के लिए अप्रिय और असहनीय थे। उसने 5 कानून ऐसे बनाए जो कि बिल्कुल असहनीय थे, और इन कानूनों के परिणाम स्वरूप अमेरिका में विरोध उत्पन्न हो गया। बोस्टन हत्याकांड हुआ। जून 1767 में ब्रिटिश संसद ने एक कठोर कदम उठाया और उसमें न्यूयॉर्क की विधानसभा को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सैनिकों के आवास की संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई थी। ये कदम उपनिवेशों की स्वाधीनता के मूल तत्वों पर कुठाराघात था और दोनों के मध्य संघर्ष बढ़ गया। तब क्या हुआ कि एक दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झगड़ा हो गया। पहले तो इस झगड़े में सिर्फ बर्फ और मुक्के का ही काम लिया गया, परंतु बाद में जो ब्रिटिश सिपाही थे उन्होंने घबराकर गोली चला दी गई और इससे 3 नागरिक मर गए। उपनिवेशों के उपद्रवकारियों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने में इसने बहुमूल्य सहयोग दिया। इस घटना को बोस्टन हत्याकांड का नाम दिया गया। अमेरिका और अंग्रेज व्यापारियों के विरोध के सामने ब्रिटिश संसद को अब झुकना ही पड़ा और उसने अधिनियम में संशोधन कर दिया, और इस संशोधन में चाय के अतिरिक्त अब सभी वस्तुओं पर से शुल्क हटा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोस्टन टी पार्टी। सभी शुल्क हटा दिए गए लेकिन चाय का रखा गया। तो देशभक्तों के लिए ये एक विरोध का या एक देशभक्ति का प्रश्न बन गया और उन्होंने इस विवाद को जीवित रखने का निश्चय किया। उनका कहना था
कि जब तक चाय कर रहेगा उपनिवेशों पर इंग्लैंड की संसद के अधिकार का सिद्धांत बना रहेगा और इसीलिए उसका विरोध करना आवश्यक है। इसी तरह से इंग्लैंड की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थिति काफ़ी संकट में हो गई थी। कंपनी को इंग्लैंड की आवश्यकता अनुसार चाय की पूर्ति का एक अधिकार था, परंतु इस समय क्या हुआ, इंग्लैंड के जो गोदाम थे उनमें चाय भरी हुई थी और उसका कोई ग्राहक भी नहीं था। और यदि कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार मिल जाता तो कंपनी दिवालिया होने से बच जाती। तो कंपनी ने प्रार्थना करी और 1773 में संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपनी चाय प्रचलित दर से कम मूल्य पर बेचने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य चाय के तस्कर जो थे उसको उनके व्यापार को लाभहीन बनाना था। उसको मतलब ये था कि ये जो उपनिवेशी थे वे सस्ती मात्रा में चाय खरीद लेंगे, परंतु उपनिवेश तो चिड़े हुए थे और अमेरिकी व्यापारियों को आर्थिक हानि हो रही थी क्योंकि तो जब ये कंपनी जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंची तो उसे खरीदने वाला ही कोई नहीं था। अतः विवश होकर उनको अपने जहाजों को वापस इंग्लैंड भेजना पड़ा और कुछ जो जहाज थे बॉस्टन बंदरगाह पर रुक गए। बॉस्टन के जो गवर्नर के पुत्र और भतीजे या कंपनी के प्रतिनिधि थे और वे गवर्नर की सहायता से माल को उतारकर गोदामों में ले जाना चाह रहे थे। इस पर 26 दिसंबर 1773 की रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण किया और जहाजों पर धावा बोलकर उस चाय को समुद्र में फेंक दिया। अब ये घटना बॉस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात हुई। ये आपके एक अलग से कई बार प्रश्न भी बन जाता है कि बॉस्टन टी पार्टी क्या है। उपनिवेशियों ने संसद की अवहेलना करके उनके अधिकार को चुनौती दी, अतः संसद ने 5 निष्ठुर नियम बना दिए और इन कानूनों का उद्देश्य मैसाचुसेट्स को दबाना था क्योंकि इन कानूनों से सारे अमेरिका में सनसनी फैल गई। इसीलिए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई जिसका उद्देश्य सभी उपनिवेशों और प्रतिनिधियों को एक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाने का सुझाव रखा गया और 5 सितंबर 1774 को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। इस काफी सुधार की कोशिश की गई परंतु कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि मैसाचुसेट्स में तनाव जोरों पर था और वहां के जो स्वयंसेवकों ने कनकाल में भी गोला बारूद संग्रह कर लिया था। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई और इसमें एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और ये कहा गया कि हमारा उद्देश्य न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो विदेशी सहायता भी हमें मिल सकती है। तो इस घोषणा के बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने सेना खड़ी करके योजनाओं पर अमल करना शुरू कर दिया और 23 अगस्त 1775 को जॉर्ज तृतीय ने घोषणा जारी करके अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और इस प्रकार एक संघर्ष का सूत्रपात हो गया। तो ये था हमारा स्वतंत्रता संग्राम का, श्री गणेश, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का। धन्यवाद।